चलिए जी, ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास इंशाल्लाह। क्लास का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने सिलेबस के 3 टॉपिक मुकम्मल कर लिए हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दूसरा टॉपिक था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तीसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। एंड नाउ द फोर्थ टॉपिक इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, DRV। फोर्थ टॉपिक का नाम जो है सिलेबस का है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। उसमें 3 पार्ट्स हैं: प्रोबेबिलिटी, सॉरी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। उसका जो पहला पार्ट है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देन सेकंड पार्ट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड पार्ट इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDT, BD एंड GD। तो अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो टॉपिक है उसका हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम पहली कैटेगरी को कवर कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा सिलेबस का चौथा टॉपिक DRV इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। फिर सिलेबस का जो है वो आखिरी टॉपिक होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब क्योंकि हम DRV को स्टार्ट ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि DRV का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में सबसे DRV पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। आखिर ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल पहले समझेंगे फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को पढ़ेंगे। तो वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज, जो बदलता है, जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। कहते हैं ना एक्स इज अ वेरिएबल। क्यों उसको वेरिएबल कहते हैं हम? क्योंकि एक्स की कोई एक वैल्यू नहीं होती, एक से ज्यादा होती है। कभी कोई होती, कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है। तो वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज। अच्छा, रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम कहते हैं ना, a random randomly one student is chosen at one student is chosen at random from the entire class। पूरी क्लास में से एक बच्चा रैंडमली उठाया। इसका मतलब हर बच्चा जानता है कि रैंडम सिलेक्शन होगी और कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। अगर मिसाल एक क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और लड़कों को पता है कि हम तो सेलेक्ट नहीं होंगे, मिस खाली लड़कियों को ही सेलेक्ट करेंगी क्योंकि मिस फीमेल है और वो फीमेल को ही तरजीह देती हैं, लिहाजा वो फीमेल को ही कंसिडर करेंगी, तो फिर ये रैंडम सैंपल नहीं होगा, मतलब रैंडम सिलेक्शन नहीं होगा। तो रैंडम का मतलब ये मिस बोल रही है मैं रैंडमली किसी को भी उठा सकती हूँ, सवाल का जवाब तैयार रखो। तो हर कोई चौंक जाएगा कि यार कहीं मेरा नाम ना आ जाए, और हर कोई जो है कोशिश करेगा कि जब अगर मेरा नाम आए तो मैं सही जवाब दे सकूं। तो इसीलिए रैंडम का मतलब होता है कि रैंडमली कोई भी वैल्यू ली जा सके। वेरिएबल समथिंग दैट चेंजेस इट्स वैल्यू, कभी कुछ कभी कुछ। और रैंडम का मतलब उस बहुत सारी वैल्यूज में से रैंडमली कोई भी ली जा सके। तो इसीलिए ये 2 टर्म्स मैंने आपको बता दी, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose possible values are numerical outcomes of a random experiment। रैंडम वेरिएबल क्योंकि वेरिएबल है तो मल्टीपल वैल्यूज होंगी, बट उसकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी क्या, सवाल ये पैदा होता है। तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी न्यूमेरिकल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसमें जो न्यूमेरिकल आउटकम्स होंगे वो हमारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। अब इसमें आसान सी मिसाल ये हो सकती है कि व्हेन वी आर थ्रोइंग अ फेयर डाई। अगर एक फेयर डाई को हम फेंक रहे हैं तो देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। न्यूमेरिकल आउटकम्स 6 होते हैं, या तो 1 आए, या 2 आए, या 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए। तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल में 6 डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, 1 से लेकर 6 तक। तमाम इंटीजर्स जो आते हैं वो तमाम इंक्लूसिव ऑफ 1 एंड 6 लिए जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5 6। और रैंडम वेरिएबल का मतलब ये है कि जब डाई को फेंकेंगे तो रैंडमली 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, हमें नहीं पता क्या आएगा। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा क्योंकि रैंडम वेरिएबल है। इसका मतलब रैंडमली कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। सही है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अच्छा, मैं वेरिएबल की बात कर रहा था। रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose possible values are numerical outcomes of a random experiment। जैसे थ्रोइंग अ डाई को एक एक्सपेरिमेंट मान लिया तो उसके न्यूमेरिकल आउटकम्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई आपकी 1 से लेकर 6 तक।
और क्योंकि ये वेरिएबल है लिहाजा ये 1 में से 6 तक जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें से कोई भी रैंडमली ले सकता है। द वैल्यू दैट अ रैंडम वेरिएबल टेक्स डिपेंड्स अपॉन चांस। अब कौन सी वैल्यू लेगा, जैसे डाई को फेंका तो कौन सा नंबर आएगा भाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, नहीं पता। वाई? बिकॉज द वैल्यू इट टेक्स डिपेंड्स अपॉन चांस, किस्मत है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। जो रैंडम वेरिएबल्स हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो है, एक का नाम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसे मैं डीआरवी कह रहा हूं, और एक का नाम है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जो सिलेबस का जो पांचवा टॉपिक है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेबस का नाम, उस सिलेबस के उस टॉपिक का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को मॉडल करती है। रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को जो मॉडल करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ए लेवल्स के अंदर S2 में जाते हैं, A2 फाइनल ईयर के अंदर, तो एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है। वो S1 में नहीं, S2 के सिलेबस का पार्ट है, तो अगर कोई S2 पढ़ेगा तो फिर वो गुजरेगा उससे इंशाल्लाह। तो DRV डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की तारीफ आप पढ़ लेते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल which takes a countable number of possible values। अच्छा, इसमें ना किताबों में दो किस्म के वेरिएबल्स का जिक्र है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ऐसा वेरिएबल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज ले सकता हो वो क्वांटिटेटिव है, और ऐसा वेरिएबल जिसमें न्यूमेरिकल आउटकम्स ना हो, नॉन न्यूमेरिकल आउटकम्स हो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप जो है स्कूल किस में जाते हो, तो आप बोलोगे मैं वैन में जाता हूँ, या मैं कार से जाता हूँ, या मैं जो है टैक्सी से जाता हूँ, या मैं ट्रेन में जाता हूँ, या मैं वॉकिंग पे जाता हूँ। कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट ये सारे जो पॉसिबल वैल्यूज हैं ये नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, लिहाजा ये क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। ऐसा वेरिएबल जिसमें न्यूमेरिकल आउटकम्स ना हो, मतलब जो न्यूमेरिकल आउटकम्स ले ही ना सके, ऐसा वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। लेकिन हम तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे फोकस्ड हैं, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में जिस पार्ट को डील कर रहे हैं उसमें नंबर्स ना हो तो फिर हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें नंबर्स चाहिए होते हैं, लिहाजा वी आर डीलिंग विद क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल न्यूमेरिकल आउटकम नहीं ले सकता, बट जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, इसीलिए क्वालिटेटिव की कोई बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, क्योंकि हमें डील क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का करना होगा। इसमें नंबर्स नहीं होंगे तो फिर कैलकुलेशंस कैसे होंगी। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल विच टेक्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जो न्यूमेरिकल नंबर्स ले सकता है, बट इट टेक्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मिसाल है, एग्जांपल्स दिए हुए भी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ कार्स ऑन अ रोड। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हिच टेक्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। इट हैज क्लियर स्टेप्स बिटवीन इट्स पॉसिबल वैल्यूज। It usually but not necessarily takes only integer values। यूजुअली ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही कवर करता है। अब मैं मिसाल है, मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो मैं कहूँगा क्लास में 15 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्लास में 17.25 बच्चे हैं, 17.5 बच्चे हैं, 17.75 बच्चे हैं, ये तो नहीं कह सकता मैं। 16 बच्चे, 17 हैं या 18 हैं, मतलब तादाद में आप देखें एक एक का फर्क आ रहा है पूरा। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें डेसिमल वैल्यूज यूजुअली नहीं ली जाती, जिसमें क्लियर गैप होते हैं बिटवीन द पॉसिबल वैल्यू। क्यों भाई, 1 के, मैं आपसे पूछूं भाई, बताओ 10 और 11 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं, कोई बता सकता है? हाउ मेनी नंबर्स कम बिटवीन 10 एंड 11? नो वन कैन टेल। 10 से 11 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं, कोई नहीं बता सकता। 10.01, 10.0001, 10.00000001, और जीरोस जितने भी चाहे डेसिमल के बाद लगाए जा सकते हैं। तो खाली एक मिसाल आपके सामने दी, आपको अंदाजा हो गया होगा कि 10 से 11 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स निकल सकते हैं। 10.123001212 कुछ भी लगाते रहो, तो नंबर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और डिजिट्स की कोई लिमिट ही नहीं है कि कोई भी अलग अलग ऑर्डर रख सकते हैं और जितने डिजिट्स चाहे रख सकते हैं। तो 10 से 11 के दरमियान ही इनफाइनाइट नंबर्स निकल सकते हैं, इसलिए मैथ्स की गिनती में अगर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए तो फिर तो इनफाइनाइट नंबर निकल जाएंगे। तो काउंटेबल वेरिएबल में ऐसा नहीं, काउंटेबल में 10 है या 11 है या 12 है या 13 है, 10 से 11 के दरमियान नहीं आ रहा। सही है।
अच्छा, यहाँ मैंने क्यों लिखा हुआ है कि यूजुअली बट नॉट नेसेसरली, क्योंकि किताबों में मेरे जहन में एक मिसाल ये भी थी कि अगर शू साइजेज है, मिसाल है, और शू साइजेस मिल रहे हैं मार्केट में, आप कहेंगे भाई 7 नंबर है मेरे पास 7.5 नंबर है, मेरे पास 8 नंबर है, मेरे पास 8.5 नंबर है, मेरे पास 9 नंबर का जूता है। तो आप देखिए 7 के बाद डायरेक्ट 8 नहीं आ रहा, 7.5 भी आ रहा है, लेकिन क्या ये कंटिन्यूस है? नहीं भाई, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट ही है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि यूजुअली तो जो हम फेस कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर यही देखते हैं कि इंटीजर वैल्यूज हैं, बट ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर शू साइजेस हैं और 7.5 है, 8.5 का नंबर अवेलेबल है, तो ये इंटीजर नंबर तो नहीं है ना, बट ये है डिस्क्रीट, क्योंकि 7 से 7.5 के दरमियान आप बोलो मुझे 7.25 नंबर चाहिए, बोलेगा दुकानदार, बोलेगा भाई बनता ही नहीं है यार, 7 है, 7.5 है या 8 है, आप देख लो आपको कौन सा लेना है। अगर 7.25 हो रहा है तो आप 7 वाला मत लो, छोटा पड़ेगा, आप 7.5 ले लो, थोड़ा टाइम में आपको सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब क्लियर गैप है बिटवीन द पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि 7 के पास काउंटेबल नंबर्स है ना, 7 से 8 के दरमियान एक 7 है, एक 7.5 है, एक 8 है, 3 नंबर्स ये तो है, काउंटेबल है ये। लेकिन जब काउंट करना मुमकिन ना रहे, तो फिर जो है वो काउंटेबल वेरिएबल नहीं रहता, मतलब वो डिस्क्रीट नहीं रहता। तो डिस्क्रीट की खुसूसियत ये है कि वो काउंटेबल होता है। तो यूजुअली तो हम इंटीजर नंबर्स ही देखते हैं, बट मैंने आपको मिसाल दी शू साइज की, तो वो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का ही पार्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया इट यूजुअली टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यूज, और ब्रैकेट में लिख दिया बट नॉट नेसेसरली। मतलब ये नहीं हो कि अगर शू साइज वाला मिसाल आ जाए और आप सोचें कि यार ये तो कंटिन्यूस वेरिएबल है, नहीं भाई, ये डिस्क्रीट वेरिएबल ही है, क्योंकि वैल्यूज के दरमियान क्लियर गैप्स आपको नजर आ रहे हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो नंबर्स ले सके, ऐसा वेरिएबल जिसमें नंबर्स लिए जा सके, और ऐसा वेरिएबल जिसमें नंबर्स ना लिए जा सके वो क्वालिटेटिव कहलाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। A discrete random variable is a quantitative variable which takes a countable number of possible values। 7, 7.5, 8 शू साइजेस ये भी काउंटेबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ कार्स ऑन अ रोड, ये सारे के सारे काउंटेबल। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, ब्रैकेट में कीवर्ड लिखा हुआ है जिससे आपको जहन में रहेगा। इट हैज क्लियर स्टेप्स बिटवीन इट्स पॉसिबल वैल्यूज, इट यूजुअली बट नॉट नेसेसरली टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यूज। ये टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यूज, ये बात भी मैंने कवर कर ली कि मैंने क्यों यूजुअली और हमेशा क्यों नहीं लिखा हुआ, मैंने यूजुअली क्यों लिखा हुआ, क्योंकि कुछ मिसालें हमें डेसिमल वाली भी मिल जाती हैं, बट वो डेसिमल होने के बावजूद भी डिस्क्रीट में ही क्लासीफाई होता है, क्योंकि तमाम डेसिमल नहीं, खाली इक्का दो चंद डेसिमल वैल्यूज। सही है। तो एग्जांपल्स में मैंने आपको एक और मिसाल दे दी, शू साइजेस की मिसाल भी मैंने आपको यहाँ पर ऐड कर दी। अच्छा, एग्जाम्पल सॉरी, सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल देखते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल is measurable, right? So a continuous random variable is a quantitative variable which takes an infinite number of possible values। तो 1 से लेकर 2 के दरमियान 1.1, 1.11, 1.11, सब ली जा सकती है, 1.1, 2, 3, 4, 5। तो 1 से 2 या 10 से 11 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स दिए जा सकते हैं, तो इसलिए ऐसा वेरिएबल जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दी जा सके, जैसे काउंट नहीं किया जाता, मेजर किया जाता है। जैसे जैसे टेबल की लेंथ, एग्जाम्पल है लेंथ ऑफ अ टेबल। अब टेबल की लेंथ आप मेजर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 5 मीटर्स हो सकता है वो 5.1 मीटर्स हो सकता है 5.01 मीटर्स हो सकता है 5.123 मीटर्स हो, हमें तो नहीं पता। तो ऐसे वेरिएबल्स जिसमें मेजरेबल का वर्ड फिट आता है, ऐसे वेरिएबल्स को कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। तो टेबल की लेंथ मेजर करनी है, या किसी स्टूडेंट की हाइट मेजर करनी है, या टेम्परेचर, टेम्परेचर 5 भी हो सकता है, 5.1, 5.2 भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। और टेम्परेचर को हम कहते हैं ना, इसका टेम्परेचर मेजर करो, थर्मामीटर पे अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर अगर मेजर करना है, तो आप कहते हैं टेम्परेचर मेजर कर लो भाई कितना आ रहा है, क्योंकि उसमें भी आपको वैल्यूज पता नहीं है, वो डेसिमल वैल्यूज भी ली जा सकती है। अब जितने ज्यादा डिजिटल थर्मामीटर्स होंगे उसमें उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। सही है। तो ये मेजरेबल वेरिएबल्स की मिसालें। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें तमाम वैल्यूज एक गिवन रेंज में ली जा सकती हैं, कोई गैप नहीं। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हिच टेक्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। इट कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज ऑफ नंबर्स। कोई भी एक रेंज जो होगी गिवन सवाल के अंदर, उस रेंज में कोई भी नंबर लिया जा सकता है, और वो डेसिमल वैल्यूज भी ले सकता है।
डेसिमल वैल्यूज तो मैंने कहा ना शू साइज के अंदर ऊपर भी ली जा सकती है, बट उसमें क्लियर गैप होता है। यहाँ तो खैर ला तादाद डेसिमल वैल्यूज होंगी। तो लेंथ ऑफ अ टेबल, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, टेम्परेचर, ये मिसालें दी गई। अच्छा, अब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक देखेंगे हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की मिसालें होंगी, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को मॉडल करेंगी। तो मैं यहाँ बल्कि पूरा लिख देता हूँ। दी मॉडल्ड बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ लिख देते हैं मॉडल्ड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये S1 सिलेबस के मुताबिक। S2 वगैरह में जाएंगे तो मजीद चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन अभी हम S1 को फोकस करें। तो S1 में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को मॉडल करने के लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए मैंने कहा था डीआरबी में तीन एस्पेक्ट्स हैं, जिसको पहले एस्पेक्ट को आज देखेंगे और बीडी और जीडी को बाद में देखेंगे। और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हैं वो मॉडल होते हैं बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, ये हमने डेफिनेशन की हद तक पढ़ लिया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, सर टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो कैसे बनाते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो अभी हमने रैंडम वेरिएबल का मतलब देख लिया, रैंडम का क्या मतलब, वेरिएबल का क्या मतलब, फिर हमने डीआरवी का मतलब समझ लिया, फिर हमने सीआरवी का मतलब भी समझ लिया। सही है। तो बीडी और जीडी, सीआरवी की मिसाल, डीआरवी की मिसालें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, और एनडी यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीआरवी की मिसाल है। मुझे बताएं, यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया ना, कोई मसला तो नहीं है किसी को। अच्छा जी, अब समझते हैं कि ये डिस्क्री प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता क्या है। टॉपिक का नाम है ना, सब कैटेगरी है डीआरवी की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है। अच्छा, याद रखें जो कॉन्सेप्ट हमने प्रोबेबिलिटी के पढ़ लिए वो अब यूज होते ही चले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने थोड़ी बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की स्किल को भी इस्तेमाल किया। तो अब प्रोबेबिलिटी की जो नॉलेज है वो आपको नजर आएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी। मतलब हो सकता है एक पार्ट, बल्कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। तो ये नाम तो इसमें प्रोबेबिलिटी आ ही रहा है, तो वो नॉलेज प्रोबेबिलिटी वाली यहाँ भी यूज होगी। अच्छा, फिर बाइनोमियल पे जाएंगे, फिर उसमें जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का भी हो सकता है। जीडी में जाएंगे इसी तरह कंटिन्यूटी चलेगी। फिर जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो उसमें भी कुछ पार्ट प्रोबेबिलिटी के मर्ज होंगे। समझ लिए, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सीआरवी, ये जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक, वो सब प्रोबेबिलिटी पे फोकस्ड है। जो आज आगे हम जितना पढ़ने वाले हैं सब में प्रोबेबिलिटीज की ही बात हो रही होगी, बस अलग अलग टाइप्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता कैसे, किसके लिए बनता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन्वॉल्विंग अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है ना, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन्वॉल्विंग अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। अब हमने दो किस्म के वेरिएबल्स पढ़े थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, अब हम इस पे फोकस होगा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की पहली चीज है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का बनाना। ऐसे वेरिएबल पे ये टेबल बनाना जिस वेरिएबल में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, मतलब जिसमें क्लियर स्टेप्स हो पॉसिबल वैल्यूज के दरमियान, होल नंबर्स हो। क्योंकि अगर ला तादाद वैल्यूज होंगी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बन सकता। तो ये बनता ही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए है। इसीलिए हेडिंग में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन्वॉल्विंग अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। यहाँ सीआरवी का कोई काम नहीं है, या डीआरवी पे फोकस कर। अच्छा, अब सवाल बनता कैसे, तो आगे लाइन लिखी हुई है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स is a listing of all the possible values of the random variable and the corresponding probabilities। अब क्योंकि टेबल बनाने की शर्त यह है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का,
तो आप जितने पॉसिबल आउटकम्स है सारे लिखेंगे, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑल्सो राइट द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, और साथ ही साथ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को भी लिखेंगे। तमाम पॉसिबल वैल्यूज लिस्ट डाउन करेंगे और साथ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को भी मेंशन करेंगे। ये तरीकेकार होता है जो हम फॉलो करते हैं। और जब हम टेबल बना लेंगे तो हम देखेंगे कि तमाम प्रोबेबिलिटीज जो है उनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 1। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स 1। तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 के बराबर होगा। अच्छा, अब ये बनता कैसे है ये बात मैंने बता तो दी, लेकिन बनाने के लिए एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो पहले टेबल बनता है, फिर टेबल की बेसिस पर एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकलता है। तो मैं पहले टेबल बनाना सिखा दूं कि टेबल कैसे बनता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है, टेबल बनाने के लिए तमाम पॉसिबल आउटकम्स को आप लिस्ट करें, मैंने बोल्ड भी किया हुआ है ताकि आपके जहन में रहे, और उसके बाद तमाम आउटकम्स की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को भी नोट डाउन करें। तो अब हम एग्जाम्पल देखें, अगर इफ अ फेयर डाई इज थ्रोन, द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। ये वही मिसाल जो मैं आपको दे रहा था कि डाई फेंकने पर तमाम आउटकम्स जो हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। तो इफ अ फेयर डाई इज थ्रोन, द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्स इज एज फॉलोज। एक्स का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो नीचे बना के दिखाया हुआ। तो अब देखें, एक रैंडम वेरिएबल, अच्छा याद रखें रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, और रैंडम वेरिएबल की जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। रैंडम वेरिएबल जरूरी नहीं है एक्स हो, सवाल में रैंडम वेरिएबल वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, या कोई और रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है, डब्ल्यू भी होता है बाजू का, वो बयान करता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि हमारा रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, इफ इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स, तो उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो स्मॉल एक्स से डिनोट होंगी। ये बताने के लिए ना कि मैं एक इंडिविजुअल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती है, और कोई इंडिविजुअल वैल्यू के लिए मैं स्मॉल एक्स लिखता हूँ। अच्छा, लिखने को यहाँ कोई चाहे तो यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिख सकता है, मतलब कोई चाहे अगर कि मैं यहाँ एक्स लिखूं और नीचे वाली रो के लिए मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिख लूं, तो ये हो सकता है। मार्किंग स्कीम में भी कुछ आंसर्स के अंदर इसी तरह उसने प्रोबेबिलिटी लिखी होती है। बट किताबों में भी और अक्सर एग्जामिनर के सवाल में भी जो स्टाइल अडॉप्टेड है उसके अंदर वो इस तरह से लिखता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। क्या मतलब इसका, ये भी जरा समझ लें। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू एक्स। अब क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज को मैंने स्मॉल एक्स कहा ना, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो आप इसको यहाँ जरा फिट करके देखें, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। क्या मतलब, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 1। अब आप बताओ, जब डाई को फेंकते हैं तो 1 आने के क्या चांसेस है। स्मॉल एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो अगर मैंने यहाँ 1 फिट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 1। तो डाई को फेंकते तो 1 आने के चांसेस क्या है, 1/6 है। सही है, वेरी गुड हसन। अच्छा, फिर स्मॉल एक्स की जगह मैं 2 रखूंगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 2। क्या चांसेस हैं कि एक वैल्यू जो है एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 आएगी। 2 अगेन एक आउटकम है आउट ऑफ 6, तो इट्स 1/6। इसी तरह एक्स की जगह 3 रखूंगा तो अगेन 1/6। रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू 4 आने के चांसेस क्या है, 1/6, क्योंकि फेयर डाई है। इसलिए इवन आउटकम हो या ऑड आउटकम हो, कोई भी नंबर हो 1 से 6 के दरमियान तमाम के चांसेस बराबर होंगे। इसलिए आप देख रहे हैं 1/6 हर जगह यहाँ पर वाजे तौर पर मैंशन है, 1/6 ही प्रोबेबिलिटी मैंशन है यहाँ पर। सही है। तो अब हुआ क्या भाई, नतीजा क्या निकला, तरीकेकार क्या सामने आया, कि जब भी मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूं तो रैंडम वेरिएबल अगर कैपिटल एक्स है तो स्मॉल एक्स हम लिखेंगे पहली रो में और उसके तमाम आउटकम्स को लिस्ट डाउन कर देंगे, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स करके हम सारी प्रोबेबिलिटीज को लिस्ट डाउन कर देंगे। ये ऑफिशियल तरीका है। बट अगर कोई बंदा ये नहीं लिखता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिख लेता है, तो ये ना समझे कि मार्क्स कट जाएंगे या कोई मसला है। आप इसी तरह से फॉलो कर सकते हैं कि भाई ऊपर आपने रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू लिख दी एक्स के नाम से और नीचे जो है प्रोबेबिलिटीज लिख दी, और फिर आपके पास टेबल मुकम्मल हो गया। तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर लिस्टेड 1 2 3 4 5 6,
एंड वी हैव रिटन डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के 1 है तो क्या चांसेस हैं, 2 है तो क्या चांसेस हैं, 3 है तो क्या चांसेस है। क्योंकि फेयर डाई था लिहाजा हर आउटकम के आने के चांसेस बराबर, इसलिए 1/6 फ्लैट हो गई। फिर एक बात लिखी हुई है, नोट दैट सिग्मा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है तमाम आउटकम्स की उसका अगर सिग्मा कर लिया जाए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तमाम आउटकम्स को आप ऐड कर लें, आपका आंसर आएगा इक्वल टू 1। तो तमाम प्रोबेबिलिटीज जिसका जो सम है, सम ऑफ ऑल द probabilities is equals to 1. Always use this fact to form an equation if some probabilities are unknown. कभी ऐसा होता है टेबल बना हुआ होता है और टेबल के अंदर ना एक जगह लिखा हुआ होता है मिसाल है p, एक जगह लिखा होता है q, तो आप अगर इन सब को ऐड करके इक्वेट टू 1 कर लेंगे तो फिर p और q के टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगा, वही आपका इक्वेशन होगा जिसकी बेसिस पर फिर p और q आप निकाल सकेंगे। तो याद रखें जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं इन सब को ऐड करके 1 आना चाहिए। अगर तो ये न्यूमेरिकल नंबर्स हैं जिसमें कोई अननोन नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं कि सबको ऐड करके 1 बन रहा है या नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो आपने कोई गलती की है। सही है, तो एक फैक्ट हमें पता है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है एंड वी हैव टू ऑलवेज यूज दिस फैक्ट टू फॉर्म एन इक्वेशन। अगर कुछ और डाटा भी दिया हुआ है तो हम एक इक्वेशन इस डाटा से बनाएंगे जो हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर अगर प्रोबेबिलिटीज हमारे पास मौजूद है, जैसे अगर 4 हैं 6 में से और 2 पी और क्यू है, तो आप सबको ऐड करके इक्वल टू 1 करके पी और क्यू के टर्म्स में इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज होती है एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। जब आपका टेबल बन जाता है तो फिर आपको कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेशन, फाइंड द वेरिएंस। अब सवाल ये पैदा होता है एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होता है। तो याद रहे एक्सपेक्टेशन का लिखने का तरीका ई एक्स, एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली द मीन, और आगे हम सिंबल्स यूज होते हुए देखेंगे। मीन को म्यू कहते हैं और वेरियंस, वेरियंस का लिखने का तरीका होता है VARX, शॉर्ट फॉर्म होता है वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। जो फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं वो सिग्मा म्यू का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो ये म्यू कहलाता है, ये सिग्मा कहलाता है। तो एक्सपेक्टेशन इज म्यू एंड द वेरियंस इज सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। जब सिग्मा का स्क्वायर कर दिया जाता है तो वेरिएंस आ जाता है। ये बात हमने टॉपिक नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन और डाटा में भी देखी थी कि अगर आपका फॉर्मूला शीट में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे ये फॉर्मूला आपके रूट फॉर्म में लिखे हुए स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो अगर आप SD का स्क्वायर करते हैं तो आपका वेरिएंस आ जाता है। इसका मतलब यहाँ से स्क्वायर रूट अगर मैं रिमूव कर दूं तो स्क्वायर रूट के साथ कैलकुलेशन होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्क्वायर रूट के बगैर कैलकुलेशन होगी तो वेरिएंस आएगा। क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं, SD का स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। सही है जनाब। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, लिखने का तरीका EX, और वेरिएंस जो है उसको VARX करके लिखते हैं, और सिग्मा स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और मीन के लिए म्यू। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स अगर रैंडम वेरिएबल एक्स है उसके ऊपर अगर हम लाइन बना देते हैं तो उसको हम मीन कहते हैं, दैट इज ऑल्सो मीन। बट रैंडम वेरिएबल का जो मीन होता है ना, वो भी लिखने का तरीका होता है कि एक्स का मीन है वैसे तो, बिल्कुल सही है, वो तो हमने पहले देखा है। बट यहाँ मजीद तरीके लिखे हुए ना, मीन, म्यू, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कहते हैं भाई क्या एक्सपेक्ट करते हो, मिसाल है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ थ्रो व्हेन यू आर गोइंग टू थ्रो अ फेयर डाई तो व्हाट स्कोर डू यू एक्सपेक्ट। अच्छा, कमाल की बात है कि स्कोर 1 2 3 4 5 6 आएगा जो कि इंटीजर स्कोर है, जो डेसिमल वैल्यू है वो नहीं आ सकती। बट आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे ना, एक्सपेक्टेशन आपका डेसिमल में आ सकता है। मिसाल है आपने एक्सपेक्टेशन निकाला आपका 2.5 आ गया, इसका मतलब आपको लगता है कि आपका आंसर 2.5 आएगा, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है, नंबर तो कोई भी आ सकता है।
बट एक एक्सपेक्टेशन होती है ना प्रोबेबिलिटीज के लिहाज से, वेटेज के लिहाज से, तो फिर हम देखते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला आपके सामने है, सिग्मा एक्स पी एक्स। क्या मतलब? हर आउटकम को कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एंड में सिग्मा कर लेंगे। अब जरा आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रिकॉल करें। फॉर्मूला क्या था, सॉरी मीन का फॉर्मूला क्या था ग्रुप डाटा का? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अगर आप याद करें तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एएस में भी पढ़ा है और ओ लेवल्स में भी पढ़ा है। मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हट गई और फ्रीक्वेंसी की जगह आ गई प्रोबेबिलिटी। क्या बन गई? सिग्मा पी कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी। पी को मैंने प्रोबेबिलिटी कह दिया। क्या हुआ भाई, हर आउटकम एक्स है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और जब सारे आउटकम्स आ जाए तो एंड में उसको सिग्मा करना है। याद रहे सिग्मा पहले नहीं होगा, सिग्मा एंड में होगा, और नीचे सिग्मा पी आएगा जो कि 1 है। तो मैंने यहाँ यही तो लिखी हुई बात, ये चीज पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने एक्स को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब एक्स लिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स का मतलब उसी एक्स वाले आउटकम की प्रोबेबिलिटी ली। आउटकम लिया एक और उसकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ली, और सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब हर आउटकम को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या है, 1 को 1/6 से किया, 2 को 1/6 से किया, 3 को 1/6 से किया, 4 को, 5 को और 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा, तमाम आउटकम्स अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास ये आ जाएगा। और जब ये तमाम आउटकम्स का आ चुका होगा तो एंड में हम सिग्मा अप्लाई कर देंगे, तो हमें सिग्मा एक्स पी एक्स मिल जाएगा, वेर ई एक्स इज द एक्सपेक्टेशन। अच्छा, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या था ये भी बता दूं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस मीन का स्क्वायर, ये पढ़ा था। अब मीन को यहाँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन कहा जा रहा है, लिहाजा एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर माइनस होगा, ये वाली बात तो मैच हो गई। अच्छा, फिर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर था, मतलब हर आउटकम को स्क्वायर करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स कर रहा हूँ, मतलब हर आउटकम को स्क्वायर करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी की जगह ये चीज आ रही है। और डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ लेना था, तो यहाँ सिग्मा पी आ जाएगा, तमाम प्रोबेबिलिटीज का सिग्मा, जो कि 1 होता है। इसलिए डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं होती, ना एक्सपेक्टेशन में लिखा था और ना वेरिएंस में लिखने की जरूरत है, क्योंकि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम होता ही 1 है। तो सिग्मा एक्स पी एक्स का मतलब हर आउटकम को कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और एंड में तमाम आउटकम्स को सिग्मा कर लें। और यहाँ पर हर आउटकम को स्क्वायर करके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, और फिर एंड में इन सबको सिग्मा कर लें, और जो ऊपर एक्सपेक्टेशन या मीन आया था उसका स्क्वायर माइनस कर दें। ये आपका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसको हम अप्लाई करेंगे नीचे एग्जाम्पल में, तो हमारी बात हमें समझ भी आ जाएगी। सर ये आपने कैसे बनाया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जितनी वैल्यूज ले सकता था सारी वैल्यूज लिस्ट डाउन कर दी, 1 2 3 4 5 6। सवाल के सिनेरियो को पढ़ेंगे ना तो मुझे पॉसिबल वैल्यूज का पता चल जाएगा। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यूजुअली निकालनी पड़ती है, बट ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, इसमें दी हुई है, क्योंकि डाई के अंदर तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है बराबर होती है अगर फेयर डाई है तो, इसलिए 1/6 1/6 1/6 हर जगह लिख दिया। अब एक्सपेक्टेशन अगर फाइंड करना है तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला कह रहा है हर आउटकम को कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है एंड में, ये एंड में होना है। तो मैं यही कर रहा हूँ, 1 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को मल्टीप्लाई किया, तमाम आउटकम्स को अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और एंड में सिग्मा कर दिया, मतलब इन सबको ऐड कर दिया। अब उठाएंगे कैलकुलेटर और ये पूरा डालेंगे, ये डालेंगे फिर प्लस करेंगे, फिर ये डालेंगे फिर प्लस करेंगे, पूरा इनपुट कर देंगे, तो आप देखेंगे आपका एक्सपेक्टेशन का आंसर 3.5 आ रहा है, 3.5। अब आप बोलो 3.5 तो इम्पॉसिबल है यार, 3 आएगा या 4 आएगा, 3.5 की क्या बात है, 3.5 तो कैसे आएगा? तो मैंने कहा ना, एक्चुअल नंबर 3.5 नहीं आ सकता, बट ये एक्सपेक्टेशन है।
एक्सपेक्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि स्कोर जो है 3.5 आएगा, जबकि हकीकत में क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। ये एक एस्टिमेशन है। अच्छा, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ था, हर आउटकम को स्क्वायर करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो हर आउटकम यानी कि 1 को स्क्वायर करें, तो 1 को स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6, फिर 2 को स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6, फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6, फिर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसी तरह 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 1/6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमारी ये वाली चीज मुकम्मल हो गई, जो कह रही थी हर आउटकम को स्क्वायर करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना, ये हमने कर लिया। अब एंड में कह रहा है मीन का स्क्वायर माइनस भी करना है, तो मीन आया था 3.5, हमने 3.5 का स्क्वायर जो है वहां से माइनस भी कर दिया, और हमारा आंसर जो है 35/12 आया, जो कि अगर एग्जैक्ट देना है मिक्स्ड में तो 2 होल 11/12, या फिर 3 ऐसे में 2.92। एक्सप्लेनेशन में तो यही है कि टेबल बनता कैसे है भाई, तमाम पॉसिबल वैल्यूज को लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को लिखते हैं, इससे टेबल बन जाता है, और टेबल को यूज करते हुए हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। ये वर्क एक एग्जांपल है, उसके थ्रू जो है आपको बात मैंने समझाने की पूरी कोशिश कर दी। मुझे जरा यहाँ तक बताएं कि क्या मैंने जितनी बातें बताई हैं क्या यहाँ तक सबको समझ आ रही हैं? एक्नॉलेजमेंट देंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ तक आप ये भी देखें कि यहाँ तक जो है कोई और ऐसी कोई चीज़ रॉकेट साइंस नहीं थी जिसके अंदर हमें मुश्किल हुई हो, सही। अब चीज़ को हम समझने के लिए चंद सवालात भी देख लेते हैं। पहले 2 सवालात देख लेते हैं, बाकी सवालात मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं इंशाल्लाह, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो उन सवालात को आप देखकर अपने मसले मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डीआरवी और सीआरवी का पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर पीडीटी यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाया, कि तमाम आउटकम्स लिस्ट डाउन करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को लिखते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हुए एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। और ये भी बताया कि ये जो फॉर्मूलाज हैं ये दरअसल जो है वो वहीं से डिराइव हुए हैं, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस मीन का स्क्वायर आपका फॉर्मूला हुआ करता था वेरियस का। तो यहाँ भी खाली फर्क ये आया कि हमने एफ की जगह पे प्रोबेबिलिटी लिख दी है, और नीचे सिग्मा एफ की जगह सिग्मा पी आना चाहिए। सिग्मा पी चूंकि 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और मीन यानी कि एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर हम माइनस कर रहे हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमने फॉर्मुलाज पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मुलाज के जरिए हमारे पास यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और वेरियंस के फॉर्मुलाज ड्राइव हुए। जो ग्रुप डाटा का मीन और वेरियंस का फॉर्मूला था उसको इस्तेमाल करते हुए समझ लें ये फॉर्मूला हमारे सामने वजूद में है। अच्छा, ये पहला सवाल अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहले सवाल के अंदर वो हमसे कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए, कभी कभार वो टेबल हमसे बनवाता है और कभी कभार टेबल हमें देता है। यहाँ पर उसने मुझे टेबल बना के दिया है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल जब बना के दिया जाए, देखिए उसी स्टाइल में लिखा है, स्मॉल एक्स लिखा है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। क्यों भाई, रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर और उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए स्मॉल लेटर एक्स, और प्रोबेबिलिटी और लिखने का तरीका कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। से तमाम आउटकम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, और तमाम आउटकम्स की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी लिखी हुई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसने खुद बना के दिया हुआ है, लिहाजा उसे तमाम आउटकम्स लिखे हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को भी लिखा है। अब वो कह रहे हैं मीन ऑफ एक्स इज 1.05। तो आपको मैथ्स का उसूल पता है कि मांगा जाएगा मीन या मीन दिया जाएगा, आप मीन निकालेंगे, हर सूरत निकालेंगे। मीन मांगा जाता तो आप मीन निकाल लेते, मीन दिया हुआ है तो भी आप मीन निकालेंगे और अपने मीन को 1.05 से इक्वेट करेंगे, अपने मीन को एग्जामिनर के गिवन मीन से इक्वेट करके एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अननोन नजर आ रहे हैं, एक अननोन है पी और एक अननोन है क्यू। अब वो कह रहे हैं राइट डाउन 2 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। चलिए, एक इक्वेशन बनाने के लिए तो मीन उसने दे दिया, तो मैंने हर आउटकम को मीन का फॉर्मूला था
सिग्मा एक्स पी एक्स, मतलब हर आउटकम को कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और फिर एन में सिग्मा करें, मतलब ऐड करें। तो -2 × 0.08 प्लस -1 × P प्लस 0 × 0.12 प्लस 1 × 0.16 प्लस 2 × Q प्लस 3 × 0.22। ये करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1.05 से इक्वेट कर दें। पहले ऐड करेंगे इन सबको और फिर एंड में इन सबको ऐड करने के बाद 1.05 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। कोई मुझे बता सकता है कि दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? एक इक्वेशन तो बन गया, दूसरे इक्वेशन के कोई डाटा दिया हुआ है सवाल में, कैसे बनेगा दूसरा इक्वेशन? जरा चैट पर पार्टिसिपेशन करें। देखिए ये जो मैंने एक फैक्ट आप लोगों को बताया था, आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। इन सबको ऐड करके इक्वेट टू 1। वेरिएंस का फॉर्मूला तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक वेरिएंस मांगेगा नहीं। एक इक्वेशन तो मीन से बन गया। दूसरे इक्वेशन के मैंने कहा था एक बात हमेशा याद रखें, तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होता है। जो नोट्स में मैंने लिखवाया था ना, ये वाला फैक्ट, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स 1, ये मैंने लिखा भी था यहाँ पर, देखिए ये वाला। ऑलवेज यूज दिस फैक्ट टू फॉर्म एन इक्वेशन इफ सम प्रोबेबिलिटीज आर अननोन। ये बात मैंने जो बताई थी ये क्वेश्चन 1 में ही लागू हो रही। तो इस लिहाज से आपने दो इक्वेशंस बनाने। जब देखिए मैंने यहाँ दो इक्वेशंस बनाए। सबसे पहले 0.08 प्लस पी प्लस 0.12 प्लस 0.16 प्लस क्यू प्लस 0.22 इक्वल्स टू 1। फिर 1 में से मैंने इन सबको जो है वो माइनस कर दिया तो आपका एक इक्वेशन बन गया। क्यू इक्वल 0.42 माइनस पी
और उसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको कहा था मीन, एक फैक्ट जो हमें पता था उसकी वजह से पहला इक्वेशन बन गया, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1, इससे एक इक्वेशन आ गया। और जो मीन दिया हुआ था उसके लिए आपने -2 इंटू 0.08 -0.16 आ गया, -1 इंटू पी माइनस पी आ गया, 0 इंटू 0.12 जीरो आ गया, 1 इंटू 0.16 आ गया, 2 इंटू क्यू 2 क्यू आ गया, 3 इंटू 0.22 0.66 आ गया। तमाम आ गई हैं आपके पास, तमाम आउटकम्स, आपका मीन आ गया, ये आपके मुताबिक मीन है और उसके मुताबिक 1.05 है, तो आपके मुताबिक जो मीन है उसको 1.05 से इक्वेट करके दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिसकी वर्किंग आपको दिखानी होगी, तो उसके बाद आपके पास दो आंसर्स आ जाए, पी और क्यू के आंसर्स आ जाएंगे। आप जरा इसको चेक कर लें, पहले ये वर्किंग में आप दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर लें, और दोनों इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद जरा इनको सामने सॉल्व करें, मुझे बताएं कि आपके पी 0.15 और क्यू 0.27 आ रहा है। सॉल्व करेंगे, वर्किंग दिखाएंगे, उसके बाद मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बता दें, कॉपी भी कर लें और मीन सामने सॉल्व करके पी और क्यू भी निकाल लें। सही है जनाब, अलहमदिल्ला वैल्यूज करेक्ट आ रही है। सब एक्नॉलेज कर दें, सबकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, उसके बाद फिर 4 नंबर देखें, दो इक्वेशन बनाने के बाद सामने सॉल्विंग की तो आपके आंसर्स आ गए। उसके बाद वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था भाई, हर आउटकम को स्क्वायर करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.08 करें जरा, -2 स्क्वायर बनता है 4, 4 इंटू 0.08 करेंगे तो 0.32 आ जाएगा। फिर -1 का स्क्वायर इंटू पी, और पी आ चुका है 0.15, 0 का स्क्वायर इंटू 0.12, 1 का स्क्वायर इंटू 0.16, 2 का स्क्वायर इंटू क्यू, और क्यू आ चुका है 0.27, 3 का स्क्वायर इंटू 0.22, और फिर एंड में स्क्वायर कर दें तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स आ जाएगा। हर आउटकम को स्क्वायर करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और उसको सिग्मा कर दें, और एंड में ना मीन का स्क्वायर माइनस कर दिया, मीन आपको दिया हुआ था 1.05, उसका स्क्वायर माइनस हो गया। सही है, अब जरा ये भी कैलकुलेशन करें और मुझे बताएं कि ये आपका आंसर जो है मेरा आ रहा है 3.69 माइनस 1.05 का स्क्वायर,
2.5875 आ रहा है, जो कि आई गेस एग्जैक्ट आ रहा है। तो अगर एग्जैक्ट है तो आप एग्जैक्ट छोड़ सकते हैं। उसने 2.59 लिखा है, उसकी आदत है कि अगर एग्जैक्ट भी होता है तो वो मार्किंग स्कीम में लिखता है कि भाई बच्चे का आंसर जो भी हो राउंड ऑफ करके 2.59 बनना चाहिए, तो वो उसको कर रहा होता है। जबकि सिलेबस की अपनी उसकी इंस्ट्रक्शन यही है कि नॉन एग्जैक्ट को राउंड ऑफ किया जाता है, एग्जैक्ट को थोड़ी राउंड ऑफ किया जाता है। तो अगर एग्जैक्ट है तो आप राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, आप एग्जैक्ट छोड़ सकते हैं। तो आप चेक कर लें जरा वेरिएंस का, आपका जो आंसर है वो भी 2.5875 आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये जो वर्किंग है ये समझ आ रही नहीं आ रही, कॉपी कर लें, खुद से कैलकुलेशन करके देख लें, और फिर मुझे बताएं कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई हैं, आपके आंसर्स आ रहे हैं, एक्नॉलेज करेंगे तो मैं अगले सवाल की जाने पढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो जी आंसर्स क्यों मैच नहीं हो रहे हैं असन, देखो चेक करो उसको, कोई गलती हुई होगी, वरना तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं इसको एक स्टेप मजीद नीचे ले आऊँ, इसकी वर्किंग आपको मैं करके बताऊँ, आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 3.69 ही आना चाहिए। -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा ना, 4 × 0.08 प्लस 1p प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 0.16। तो कैलकुलेशन एरर होगा बेटा, देख चेक करो। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 क्यू प्लस 9 × 0.
9 इंटू 0.22 और माइनस कर दें इसमें से 1.05 का स्क्वायर। आ गया ना मिस्टेक? मैं कहा ना, ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर ना, आंसर तो इंशाल्लाह आएगा। तो कैलकुलेशन एरर हो गया होगा तभी नहीं आ रहा, वरना ऐसा मसला नहीं है। ये हो गया आपका, सही है जनाब। तो पार्ट 1 भी हो गया और पार्ट 2 भी हो गया, और आंसर आपका एग्जैक्ट आ रहा होगा 3.610 माइनस 1.05 का स्क्वायर, और ये एग्जैक्ट आ रहा है 2.587। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब आप एग्जैक्ट भी छोड़ सकते हैं। जब एग्जैक्ट आंसर आएगा तो एग्जामिनर खुद कहता है नॉन एग्जैक्ट को राउंड ऑफ किया जाता है। ये तो एग्जैक्ट आंसर है। सही है जनाब। तो ये आप दे सकते हैं, इसी को आप एज आंसर पेश कर दें, कोई मसला नहीं। एग्जैक्ट मैंने आपके लिए लिखा है, आपको एग्जामिनर को लिख कर बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। मुझे बताएं, एक्नॉलेज करें, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन 1? कोई मसला तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? एक और सवाल कर लेते हैं इंशाल्लाह, क्वेश्चन 2। यस, एक्नॉलेजमेंट दें। इज एवरीवन क्लियर और नॉट? अच्छा जी, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इन अ पर्टिकुलर, अच्छा सवाल को समझा करें बहुत गौर से, क्या कह रहा है वो। इन अ पर्टिकुलर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द रैंडम वेरिएबल x takes the value 120 upon r with probability r upon 45, where r takes all integer values from 1 to 9 inclusive। ये वो सवाल है जो अक्सर बच्चे पहली दफा में पढ़ते हैं, कहते हैं सर क्या कह रहा है ये, इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि मुश्किल आपको लग रही होती है बातें, क्योंकि आप सवाल को सही से पढ़ते नहीं। अगर आप सवाल को सही से पढ़ के समझने की कोशिश करें तो बात इतनी मुश्किल है नहीं। तो इन अ पर्टिकुलर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देना चाह रहा है वो, और बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो एक्स की वैल्यू है वो है 120 अपॉन आर। द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 120 अपॉन आर। अब एक्स की यूजुअली वैल्यूज बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स दिए हुए होते हैं, तो यहाँ एक्स के पॉसिबल वैल्यूज दी भी नहीं है, बस बताया हुआ है कि एक्स 120 अपॉन आर है, मतलब एक्स की वैल्यू आर पे डिपेंडेंट है। अब अगर आर की 3 वैल्यूज होंगी तो एक्स की भी 3 होंगी, आर की अगर 10 वैल्यूज होंगी तो एक्स की भी 10 होंगी। तो आर पे डिपेंडेंट है एक्स। टेबल जब बनता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसमें एक्स की तमाम वैल्यूज लिखी जाती है। और एक्स की वैल्यूज क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आर है, तो आर की तमाम वैल्यूज जब लिखेंगे तो 1 बाय 1 हर आर की वैल्यू पे हर एक्स की वैल्यू आएगी। तो इससे आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। अब आर की वैल्यू क्या है तो आगे खुद बता रहा है कि आर टेक्स ऑल द इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 1 to 9 इंक्लूसिव। अच्छा, फिर हर एक्स की वैल्यू के बाद उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी होती है ना, तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी जो कॉरेस्पॉन्डिंग होती है वो आर अपॉन 45 है। इसका मतलब रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू भी आर पे डिपेंडेंट है, और रैंडम वेरिएबल एक्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी आर पे डिपेंडेंट है। तो आर का होना तो बहुत जरूरी है। तो हमारा भोला एग्जामिनर आगे आर बयान कर देता है, कह रहा है आर जो है 1 से 9 तक है इंक्लूसिव। तो इसका मतलब तमाम इंटीजर वैल्यूज 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज है जो आर ले सकता है। तो जब आर की 9 वैल्यूज होंगी तो रैंडम वेरिएबल एक्स की भी 9 वैल्यूज होंगी, और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी 9 होंगी। तो अगर मुझे कोई कहता है कंस्ट्रक्ट करो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो मैं क्या करूंगा, एक दफा R1 डालूंगा तो एक्स की एक वैल्यू आएगी, और 1 पे यहाँ भी 1 डालूंगा तो उस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/45। अच्छा, फिर आर की सेकंड वैल्यू डालूंगा 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60, 120/2 से, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/45।
फिर जब मैं आर की जगह थर्ड वैल्यू 3 डालूंगा तो 120/3 से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/45। तो क्योंकि एक्स की वैल्यू और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दोनों की दोनों आर पे डिपेंडेंट है, तो आर को डालते जाएं और रैंडम वेरिएबल एक्स और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को निकालते जाएं, तो आपका टेबल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ टेबल देखें, 1 डाला तो 120, 2 डाला तो 60, 3 डाला तो 40, 4 डाला तो 30, 5 डाला तो 24, 6 डाला तो 20, 7 डाला तो डेसिमल में आ रहा है, उसने डेसिमल में लिख दिया। हम उसको मिक्स में भी लिख सकते थे। और फिर उसके बाद जो है 5, 6 डाला, 7 डाला, अब 8 डाला। हाँ, 120/8 किया तो हमारे पास 15 आ गया। फिर जब हमने 9 डाला तो 120/9 राउंड ऑफ करके 13.3 बन गया। तो हमने इस तरह से कॉरेस्पॉन्ड, यहाँ भी हम, ये एग्जैक्ट नहीं है और ये एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इसको मिक्स वाली वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते थे, फ्रैक्शन भी लिख सकते थे, डेसिमल में इसको हम लिख सकते थे, मिक्स में लिख सकते थे। तो यहाँ डेसिमल में लिखने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पार्ट 2 मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया, सही है, ताकि आपको समझ आ जाए कि सवाल क्या कह रहे हैं। तो सवाल में एक्स देने का तरीका भी पता चल गया और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालने का भी तरीका पता चल गया, क्योंकि बोथ वर डिपेंडेंट अपॉन आर which takes all integer values from 1 to n into 6। ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा, जो मैंने आंसर आपको दिखा दिया कि ये तो आंसर में ही मौजूद है, सही है। अच्छा, पार्ट 1 जो मुझे कह रहा था, शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 40 इज 1/15, इसमें कैसे सोचोगे? शो करना है। और मैं हमेशा कहता हूं, जब शो करना हो ना तो सही से शो मारा करो। जब शो करना हो ना तो सही से शो मारा करो, मतलब प्रॉपर डिटेल्ड वर्किंग शो किया करो, क्योंकि अगर शो मारने में कोई कमी हो गई तो मार्क्स में भी कमी हो जाएगी। एग्जामिनर को हल्का सा भी डाउट हो गया कि मैंने आंसर तो दिया वही है, तो उसने आंसर डंडी मार के निकाला है, खाली किसी ना किसी तरह लपेट के मुझे वापस 1/15 लाकर दिखा रहा है, तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू टेल द एग्जामिनर दैट यू आर वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एंड थिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल, थिंग्स आर अंडर योर फुल कंट्रोल। ये आपको कम्युनिकेट करना है। तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी शो करो कि x इक्वल टू 40 की 1/15 है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे? आपने कहा x इक्वल टू 40 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो ना, तो पहले ये तो पता लगाओ कि x इक्वल टू 40 आखिर r की किस वैल्यू पे आता है। तो आपने कहा x की वैल्यू मेरी 120/r है और वो कह रहा है x की वैल्यू 40 होनी चाहिए, तो आप 120/r को 40 से इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r हो जाएगा 120/40 विच इज 3। मैंने कहा अच्छा, x की वैल्यू 40 पे r की वैल्यू 3 आ रही है और उस पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने कहा कोई मसला ही नहीं है, r की वैल्यू 3 पे प्रोबेबिलिटी होगी 3/45, 3/45 को आपने सिंप्लीफाई किया, 3 1 3, 3 15 45, आंसर आ गया 1/15। तो पहले आपने 120/r को 40 से इक्वेट किया, r निकाला, फिर आपने प्रोबेबिलिटी के लिए r/45 किया, सिंप्लीफाई किया और आंसर शो किया। ये आपकी प्रॉपर वर्किंग है। पहले r की वैल्यू को निकालना, फिर r की वैल्यू को रखकर दिखाना, तब जाके सिंप्लीफाई करके बताना कि ये मेरा आंसर आ रहा है। इसमें कोई भी स्टेप डंडी होगी तो मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 2 नंबर मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगे ना। आर की वैल्यू निकालने का 1 मार्क और फिर आर की वैल्यू पुट करने का 1 मार्क। अच्छा, अब आर आप बोलोगे व्हेन आर इज 3 प्रोबेबिलिटी इज 1/15, आपने मेंटली कैलकुलेट कर लिया। नहीं भाई, मेंटली कैलकुलेट करने का मतलब एग्जामिनर बोलेगा पता नहीं इसको समझ है या नहीं। तो R3 निकालने के मार्क्स हो गए, 120/r को 40 से इक्वेट करके R निकालने के मार्क्स हो गए, फिर R को आपने प्रोबेबिलिटी की जगह रख के 3/45 लिखा, फिर सिंप्लीफाई किया ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आपका पार्ट 1 हो गया। फिर पार्ट 2 मैंने आपको टेबल पहले ही बता दिया था। पार्ट 3 में कह रहा है मॉडल वैल्यू बताओ। मोड उस वैल्यू मोड मॉडल वैल्यू वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, अगर आपको याद है तो ये बात हमने आपको बताई। दैट वैल्यू इज द मोड विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर इंडिविजुअल वैल्यूज है, तो अगर क्लास इंटरवल्स हैं तो फिर तो हमने सीखा था कि हमें देखना पड़ता है किस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, अगर क्लास इंटरवल इक्वल है तो फिर फ्रीक्वेंसी देखकर फैसला हो जाता था, और क्लास इंटरवल अनइक्वल होते थे, अलग अलग क्लास फिक्स होती थी, तो फिर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाला करते थे। बट इंडिविजुअल वैल्यूज में तो फिक्स बात ये थी कि इंडिविजुअल वैल्यू में जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो हमारी मॉडल वैल्यू होगी। या अनग्रुप डाटा में हमने सीखा था द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, जो सबसे ज्यादा दफा अकर होने वाला नंबर है वो मोड बनता है। तो प्रोबेबिलिटी के केस में याद रखें, जिस नंबर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वही मेरी मॉडल वैल्यू होगी। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी R/45 थी,
तो अगर आर की सबसे बड़ी वैल्यू लूंगा तो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी आएगी। सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी 9/45 है, और जिस वैल्यू की ये प्रोबेबिलिटी है वो वैल्यू हमारा मॉड मोड कहलाएगी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है वो मॉडल वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर लिखा हुआ है दैट विल बी माई मॉडल वैल्यू ऑफ एक्स। तो मॉडल वैल्यू जो है 13.3 होगी। वैसे 120/9 अगर आप करते हैं ना तो आपका आंसर आएगा 120/9 से 40/3। तो 40/3 भी दे सकते हैं, मिक्स करके मिक्स फ्रैक्शन में इसको 13 भी दे सकते हैं। इम्प्रॉपर हम ओ लेवल्स आईजीसीएसई में इनकरेज नहीं किया करते थे, लेकिन यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। बट आप कोशिश यही करेंगे आप मिक्स में दें, और डेसिमल में भी दे सकते हैं वैसे ही। लेकिन 40/3 इसने एक्सेप्ट किया, ये आपके सामने की बात है, तो उसमें मसला नहीं। 40/3 और 13 और 13.3 ऑल एक्सेप्ट। डेसिमल में देंगे तो 3 एसएफ में देंगे मिनिमम, सही। क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 9/45 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो हमारी मॉडल वैल्यू ऑफ एक्स होगी। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 18 एंड 100। अब आपने कहा एक्स की तमाम वैल्यूज मेरे सामने मुझे नजर आ रही, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक्स की बिटवीन 18 एंड 100 होने की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 18 एंड 100। आपने कहा 18 से 100 के दरमियान एक्स की कितनी वैल्यूज मेरे टेबल में नजर आ रही। आपने कहा 18 के बाद एक 20 आ रही है, एक 24 आ रही है, 18 और 100 के दरमियान 30 है, 40 है और 60 है। 1 2 3 4 5, ये 5 वाहिद वैल्यूज हैं जो 18 से 100 के दरमियान है। ये 5 वाहिद वैल्यूज हैं जो 18 से 100 के दरमियान है। तो आपको क्या करना है, इन एक्स की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक्स कैन बिटवीन 18 एंड 100 का मतलब है एक्स कैन बी इधर 20, और इट कैन बी 24, और इट कैन बी 30, और इट कैन बी 40, और इट कैन बी 60। तो तमाम एक्स की वैल्यूज ली और इनकी तमाम की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया। क्योंकि 20 और 24 और 30 और 40 और 60 का मतलब है प्लस। तो 6/45 से 2/45 तक आप प्लस कर दो। तो डिनोमिनेटर्स क्योंकि कॉमन है तो न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएंगे। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। ये हो जाएगा 20/45। सिंप्लीफाई करें, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, आंसर आ जाएगा 4/9। तो 4/9 एग्जैक्टली दे दें ये ज्यादा बेहतर है, बट डेसिमल में देते हैं तो 3 SM में 0.444। तो x 18 से 100 के दरमियान जितनी वैल्यूज थी तमाम वैल्यूज पॉसिबल हैं, और तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20/45 सिंप्लीफाइड टू 4/9। ये आपका क्वेश्चन 2 पूरा मुकम्मल डिस्कस हो गया। मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ आ गई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन 2 जो मैंने पूरा डिटेल में समझाया, क्या सबको समझ आ गया? जल्दी से एक्नॉलेजमेंट दे दें, शाबाश। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब करना ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की एक्सप्लेनेशन ले ली, 2 सवाल देख लिए, बाकी बहुत सारे सवाल इंशाल्लाह LMS पे मैं अपलोड कर दूंगा इस एक्सप्लेनेशन के रिकॉर्डिंग के साथ साथ। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह फिर इसके तमाम सवालात मुकम्मल करने हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो मसले मसाइल दिक्कत परेशानियां होंगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं जिस तरह से मैंने लास्ट वीक की सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोबेबिलिटी की अपलोड की थी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए भी आपको 1 हफ्ता दूंगा इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा। तो फिर आप सुकून से रिकॉर्डिंग करके फिर हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसका फॉलो अप ले लेंगे, सही है जनाब। 1 हफ्ता तो आपको चाहिए होगा, इसके बहुत लंबे लंबे सवाल आते हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, जो मसले मसाइल अगर दिक्कत परेशानियां होंगी तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा इंशाल्लाह, सही है जनाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।